जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके पहले के 5 चैप्टर हमने अच्छे से करा दिए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस, जिसमें आपको सिलेबस के साथ साथ सभी 5 चैप्टर सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको देखने में आसानी भी होगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त करवाई जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस प्राप्त हो सके, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहां पर कवर कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आखिर होते क्या हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, किसी भी चीज़ के विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके विषय में जानते हैं, मतलब उसकी परिभाषा जानते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते किसे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं, जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इसलिए दिए हैं, एक प्रकार से यह सकारात्मक निर्देश है भारत की जनता के लिए, क्योंकि संविधान यह जो हमारा भारत का है उसमें से यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसका पालन कब किया जाना चाहिए, नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों को, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण कार्य करता है। जो कल्याणकारी राज्य वही होते हैं जैसे कि वहाँ की जो सरकार हो वह वहाँ की जनता के सभी लोगों को एक प्रकार से उनके जो कल्याण के कार्य हैं, उनके लिए जो अच्छा कार्य है वह करे। ज़्यादा कार्य किनके विषय में करने का आवश्यकता है, जो हमारे वंचित क्षेत्र हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको ज़्यादा कार्य जब उनके पास पहुंचाया जाएगा, उनकी ज़्यादा जब मदद की जाएगी, वह भी लोगों के समान आ सकेंगे। तो कल्याणकारी राज्य उसे ही कहते हैं जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों का कल्याण का कार्य हो सके। यह जो हमारा संविधान है उसमें से भाग 4 में 36 से 51 तक हमारा यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एक प्रकार से कि आपका नीति निर्देशक तत्व किस भाग में पाया जाता है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पाया जाता है। तो यह भाग 4 में पाया जाता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक पाया जाता है। जैसे कि आपको मौलिक अधिकार बताया गया वह 12 से 35 पाया जाता है, और 36 से 51 तक क्या पाया जाता है आपका, मतलब क्या है आपके संविधान में 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं राज्य के। यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। और यह जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह एक प्रकार से अपरिवर्तनीय है। आगे देखेंगे हम, इसमें सामाजिक, आर्थिक व लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें क्या निहित है, सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के लोकतंत्र एक प्रकार से हमारे इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित हैं। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप क्या है, सकारात्मक है। आगे देखेंगे, इन पर कोई सीमाएं नहीं है, अर्थात इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है व इससे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाएं स्वतः निलंबित रहते हैं। जैसे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, उसे सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। जैसे कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन कहीं भी किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक प्रकार से यह सोर्स हम देख लें तो हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। हमने पहले ही बताया आपको, भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब हम देखेंगे 36 से 51 हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है हर एक अनुच्छेद में क्या बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है, 37 में क्या बताया गया है, इसी प्रकार सभी अनुच्छेदों को हम देखेंगे जिस प्रकार हमने मौलिक अधिकार भी देखे हुए थे। आपको विस्तृत तरीके से हमने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पाठ्यक्रम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो
चैप्टर है आपका मौलिक अधिकार है, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 36 जो है, अनुच्छेद 36, उसमें क्या दिया गया है। राज्य की परिभाषा दी गई है सेम एज 12, आर्टिकल 12, मतलब जो हमारा अनुच्छेद 12 आपको हमने बताया था राज्य की परिभाषा, वही सेम आर्टिकल 36 में दिया गया है। आर्टिकल 37 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन के मूलभूत है। 38 के कई भाग हैं। अनुच्छेद 38 भाग 1 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है, मतलब किसी भी राज्य में एक प्रकार से सामाजिक न्याय भी हो, आर्थिक न्याय भी हो और राजनीतिक न्याय भी हो, इसकी व्यवस्था स्थापित करना। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 38(1) में बताया गया है। अनुच्छेद 38(2) में क्या बताया गया है, आय की असमानता एवं प्रतिष्ठा सुविधा एवं अवसर की असमानता को कम करना, अर्थात एक प्रकार से हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति वर्ण का हो, उसे एक प्रकार से असमानता को, अवसर की असमानता को कम करना किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 38(2) में बताया गया है। 39(a) में क्या बताया गया है, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, अर्थात एक स्त्री या पुरुष जो है उसको जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है कम से कम वह उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 39(b) जो हमारा है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, मतलब देश का जो हमारा संसाधन है, एक प्रकार से हमारे देश में हमारे लोगों के द्वारा, जैसे कि हमारे खनिज हैं, हमारे अन्य प्रकार की जो संसाधन है, उसका प्रयोग कहाँ पर करना, जनहित में करना, यह हमारे 39(b) में बताया गया है। 39(c) में उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब किसी भी साधन का उत्पादन जो है विकेंद्रीकरण करना, बांट देना चाहिए सरकार राज्य में, जैसे कि एक केंद्र राज्य होता है, राज्य और होता है, जैसे कि एक भारत आपका है, आपका उत्तर प्रदेश है, तो दोनों में एक प्रकार से बंटवारा कर देना साधनों का उत्पादन का। अगला हमारा है स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना। ये आर्टिकल अनुच्छेद 39(d) में आपके बताया गया है, स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, अर्थात कोई भी एक जॉब हो उसमें स्त्री को भी समान वेतन मिले, जो फीमेल है, और मेल जो है उसको भी समान वेतन मिले, अर्थात जो पुरुष है उसे अधिक वेतन न दिया जाए। आगे देखेंगे हम, अगला हमारा है 39(e), नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। 39(f) में क्या है, बचपन और यौवन को शोषण बचाना, मतलब एक प्रकार से जो बचपन है और यौवन है उसको शोषण होने से बचाना किसमें है, 39(f) में है। 39(a) में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, जैसे कि कोई भी केस लड़ रहा हो किसी भी कोर्ट में, अगर उसके पास पर्याप्त धन नहीं है कि कोई वकील, कोई एडवोकेट वो हायर कर सके, तो ऐसे समय पर सरकारी एक प्रकार से एडवोकेट उसकी सहायता करेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता उसको देगा। एक किसमें है, आपके 39(a) में है। अनुच्छेद 40 जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस की दृष्टि से भी, इसको आप याद कर लीजिए। आपके अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहाँ पर भी आपके बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत का गठन और सशक्तिकरण है। अनुच्छेद 41 में क्या है, रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता करना, एक प्रकार से सभी को रोजगार का अधिकार हो इसकी व्यवस्था करना, बेरोजगारी को कम करना, विकलांगता, बीमारी और वृद्धावस्था में लोगों की सहायता करना। अगला है हमारा अनुच्छेद 42, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं और महिलाओं के प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। प्रसूति सहायता मतलब जब गर्भावस्था होता है तो उस समय देखिए आपके जो जिला अस्पताल होते हैं वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था होती है। अगला हमारा है अनुच्छेद 43, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। अगला हमारा है 43(b), 43(a) हमारा है अनुच्छेद 43 से उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। 43(b) है हमारा सरकारी संस्थाओं की उन्नति करना। 2011 में 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, किसे, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना, अनुच्छेद 43(b). अनुच्छेद 44 में क्या है,
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 45 में ये इस समय समान नागरिक संहिता आपके करंट में भी चल रहा है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करना। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अनुच्छेद 47 हमारा है लोक स्वास्थ्य और पोषाहार में सुधार एवं शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना, यह भी हमारे अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 जो हमारा आर्टिकल 48, इसमें हमें बताया गया कृषि एवं पशुपालन का विकास तथा गाय एवं दुधारू पशुओं के वध का निषेध, गोवध निषेध हमारा अनुच्छेद 48 में बताया गया, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, एक प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक रहें, यह हमारे अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में हमारे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, एक प्रकार से यह हमारे किस में बताया गया है, अनुच्छेद 51 में। यह थे आपके सभी अनुच्छेद नीति निदेशक सिद्धांत के। आपको हम बता देते हैं कि बाद में जोड़े गए कुछ नीति निदेशक जो हमारे सिद्धांत हैं उनके बारे में कुछ मतलब बाद में कौन कौन सा हमारा अनुच्छेद जोड़ा गया और कौन से संशोधन के हिसाब से जोड़ा गया। हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें यह हमारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, और इसमें कौन सा हमारा जोड़ा गया, 39A हमारा जो अनुच्छेद है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और फिर हमारा संशोधन हुआ जो 44वें में हमारा कौन कौन सा जोड़ा गया, 38 का 2 हमारा जोड़ा गया एक प्रकार से, और 43 का जोड़ा गया ए, और 48 का ए, ये तीनों हमारे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़े गए, ये सभी नीति निदेशक सिद्धांत। अगला हमारा 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया जो कि 2011 में जोड़ा गया, और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 43B जो है वह हमारा नीति निदेशक सिद्धांत 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। ये था आपका चैप्टर नीति निदेशक सिद्धांत, जिसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।